आ गया तो आ गया। हेडिंग डालेंगे हम नॉर्मेलिटी। पढ़ा है नॉर्मेलिटी? पढ़ा सब धुंधली धुंधली याद है ना। 11th मजे में निकल जाती है, फिर वो सारे मजे 12वीं निकल जाते हैं। 12वीं दुखती बहुत है, फिर 11th मजे में रहती है। देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो इस नॉर्मेलिटी वाले टर्म का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, अगले चैप्टर में काफी यूज है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझें आप, लिखना थोड़ी देर बाद। देखिए नॉर्मेलिटी अगर मैं इस डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो यार है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, लीटर में। समझ में आता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? विद फॉर्मूला। फॉर्मूले से कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो गिवन मास होता है, अपॉन में इक्विवेलेंट मास होता है, साथ में वॉल्यूम है ही, लीटर के अंदर चलता रहे। जो इक्विवेलेंट मास है ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसको हमें डिवाइड करना होता है, एक टर्म आता है जिसको क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। आपने पढ़ा होगा शायद रेडॉक्स वगैरह में, और साथ में वॉल्यूम तो है ही लीटर के अंदर। और मैं इस एन फैक्टर वाले टर्म को ऊपर ले जा सकता हूँ, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये फॉर्मूला ऐसा आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। अगर इस वॉल्यूम को मैं ml में कन्वर्ट करता हूँ तो वही मुझे 1000 नीचे लाना पड़ेगा, और 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और साथ में क्या आ जाएगा इसमें n। तो नॉर्मेलिटी ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये हमने कल पढ़ा था, ये कौन सा टर्म है, ये मोलारिटी है। तो नॉर्मेलिटी कुछ नहीं, मोलारिटी इनटू में क्या होता है, n फैक्टर। तो बेसिकली हमें मोलारिटी निकालनी है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो इतना जो ये सारी चीजें हैं ये हमारी स्किप हो जाती है, बट अगर डेफिनेशन आता है तो फिर आपको डेफिनेशन पता होगी, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने करा कैसे ये सारा समस्या, ठीक है। बट हम क्वेश्चन हम इससे सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सोल्व करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल वाली बात है, क्योंकि मोलारिटी में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। n फैक्टर में अभी हो जाएंगे हम 5 मिनट के बाद, 5 मिनट में n फैक्टर सीख लेंगे, दैट्स ऑल। कोई डाउट? तो यहाँ से आप इसका नाम भी बना सकते हैं, जैसे न से न बना दो, मैं से मैं बना दो, और न से न बना दो, तो नमन बन जाएगा। नमन, नमन आप में किसी का नाम है नहीं है, फिर आपको ठीक भी लगेगा, नाम भी खराब होगा आपका। चलो नोट करो। अभी बताएंगे सारी चीजें, अभी आएगा। इक्विवेलेंट मास, मोलर मास और एन फैक्टर को डिवाइड करके आता है, तो हमें एन फैक्टर सीखना है पहले। तो मोलर मास को हमें पता ही रहता है, बस उससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। हेडिंग डालेंगे आप एन फैक्टर। पहला निकालेंगे हम एसिड्स के लिए। एसिड्स पानी में डिसॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर की वैल्यू होती है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, समझे? या फिर एसिड्स की हम बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? बेसिसिटी। और बेस की क्या कैलकुलेट होती है इसमें? एसिडिटी। एसिडिटी तो खैर किसी की भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम बेसिसिटी।
जैसे HCl है, HCl पानी में जाके कितने H प्लस प्रोड्यूस करेगा? ये लिख भी रखा मैंने। तो इसका N फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। तो अब आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है HCl का। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आएगा? HCl का मोलर मास 36.5 और N फैक्टर कितना है? तो HCl का जो मोलर मास है वही क्या है? इक्विवेलेंट मास है, क्योंकि इसका N फैक्टर कितना है? जिन एलिमेंट्स का N फैक्टर 1 है उनका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों क्या है? बराबर है। समझ में आता है? आगे आ जाएगा। देखो अगर मैं H2SO4 ले लेता हूँ तो ये कितने H प्लस प्रोड्यूस करेगा? 2 आ जाएंगे। तोड़ना आता है आपको? 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव, कितना आ गया? समझ में आता है? तो HNO3 का कितना आएगा? तो H3PO4 का कितना आएगा? हैं? H3PO3 का कितना आएगा? H3PO2 का कितना आएगा? इसका 2 आएगा और इसका 1 आएगा। जितने H दिखते हैं उतने H रिलीज नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या हो गया इनमें? देखो इधर ध्यान दीजिए, H3PO4 का स्ट्रक्चर देखना एक बार आपको। ये H3PO4, ये H3PO3 और ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है। अभी तो खैर आपको ये नहीं आएगा, बट अभी आप माने कि होता क्या है इसमें। एक P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सभी में होता है, ये इसके स्ट्रक्चर में आया ही आया। बाकी जो बच गए, जैसे एक ऑक्सीजन गया तो कितने ऑक्सीजन बचे? 3। यहाँ 3 हाइड्रोजन बचे तो 3 OH 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 बॉन्ड बना देंगे। इसमें से एक चला गया तो 2 बचे ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने बचे? फॉस्फोरस बॉन्ड कितने बनाता है? 5। फॉस्फोरस पेंटावैलेंट एटम होता है, फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बनते हैं। तो ये एक यहाँ पे बना दिया, 2 हमने OH बॉन्ड बना दिया, और एक हमें क्या बनाना पड़ा मजबूरी में? P और H का बॉन्ड बनाना पड़ा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन गया तो एक ही बचा, बाकी 2 हमें pH वाले बॉन्ड बनाना। इससे हुआ क्या है, पानी के अंदर वही H प्लस आयनाइज होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं। पानी के अंदर वही H प्लस आयनाइज होते हैं जो किससे जुड़े हुए हो? तो यहाँ कितने ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ 3 जाएंगे। यहाँ कितने जुड़े हुए हैं और यहाँ कितने हैं? 1। इसलिए इनका N फैक्टर 3, 2 और 1 होता है। या फिर हम एक जनरल तौर पे याद रखने के लिए ये भी कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन पानी में रिलीज होते हैं जो किस किस से अटैच होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन वो पानी में रिलीज होता है जो किससे अटैच हो? फ्लोरीन से, क्लोरीन से और ऑक्सीजन से। तो ये कितने ऑक्सीजन से अटैच हैं? 3। यहाँ कितने? 2। यहाँ कितने? 1। ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? 4 ऑक्सीजन है तो कितने आएंगे? 3 ऑक्सीजन है तो कितने आएंगे? और 2 ऑक्सीजन है तो कितने आएंगे? तो आप ऑक्सीजन से काउंट कर लें, जितने ऑक्सीजन उससे 1 कम। 4 3 3 2 2। समझ में आता है क्या? एक क्वेश्चन और है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं H3BO3। सुना है क्या नाम आपने इसका? इसको बोरिक एसिड बोलते हैं। इसका N फैक्टर 1 होता है। इसको बोरिक एसिड बोला जाता है। इसका N फैक्टर 1 होता है। इसको नोट करें, फिर बना लें स्ट्रक्चर वगैरह, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेस
तो बेस जो होते हैं वो क्या डिस्प्लेस करते हैं, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव। अच्छा बेसिस में कोई ऐसा कोई एक्सेप्शन कुछ है नहीं, सीधा है डायरेक्ट। बेसिस के लिए क्या मेजर होता है, एसिडिटी मेजर होती है। ठीक, तो जैसे मान लो NaOH है तो वो क्या बनाएगा, एक OH नेगेटिव बनाएगा। MgOH की होल ट्वाइस ये कितने बनाएगा, 2। AlOH की होल थ्राइस आ जाएगा तो कितने लिख देंगे हम, सिंपल है। जितने OH दिख रहे हैं आपको उतने ही OH प्रोड्यूस होंगे, इसमें कोई सीधा वाली बात नहीं। देखिए सोर्स तो आपको क्या लेना है, मोड लेना है, चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन दोनों में से किसी एक के चार्ज का क्या लेना है, मॉड्यूलस, मतलब प्लस ही लेना है माइनस नहीं लेना है बेसिकली। तो जैसे मान लो NaCl आता है तो बताओ Na पे क्या चार्ज आएगा, Na कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl तो दोनों में से किसी एक के चार्ज का क्या ले लेंगे आप, मोड, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, समझ में आता है। तो मैं आपको दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, ट्राई करें हम। इधर हटा दूं, ये वाला हटा दूं। हो गया, ये कार्बन भी है, आप इसको क्यों कर रहे हो, इसका पकड़ो ना। आपको मान लो ये नहीं पता, ये तो पता है, दोनों में से किसी एक का चार्ज पता होगा ना आपको, ओवरऑल चार्ज बराबर मिलेगा। मान लो आपको इसका नहीं पता है, सोडियम का तो पता है, सोडियम में कितना चार्ज होता है, कितने सोडियम है, खत्म। जिसका पता है उसके बाद खेलो, जिसका नहीं पता है उसको छोड़ दो। देखो इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो मैग्नीशियम पे क्या आता है चार्ज, +2। एल्यूमिनियम पे कितना आता है, +3। एक एल्यूमिनियम है तो +3 हो जाएगा। ये वैसे तो ऑक्सलेट है, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, सुना है ना, किसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, T4 टमाटर के अंदर होता है। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये जब टूटता है तो ये बनाता है CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, यानी कि C2O4 2 नेगेटिव। तो इस पे कितना चार्ज होता है, -2। मुझे इसका चार्ज नहीं पता, पता भी नहीं करना हमें मैग्नीशियम का तो पता है, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2। तो अगर इस पे +2 तो इस पे क्या आएगा, क्योंकि ओवरऑल कैसा है कंपाउंड, न्यूट्रल है ना, तो 2 आएगा। जैसे अभी आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3, हमें इसका नहीं पता, हमें सोडियम का पता है, सोडियम कितना आएगा, समझ में आती है बात। Na2CO3, तो CO3 का नहीं पता, सोडियम का कितना आएगा। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का कितना आएगा, 2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम कितने हैं, एक एल्यूमिनियम पे 3 होता है, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना आएगा, 6 होता है। सॉरी, कैल्शियम, कैल्शियम
एक कैल्शियम पे 2 होता है, कितने कैल्शियम है? 3, 6 हो जाएगा। समझ में आती है बात? ऐसे करना है। गुड आउट। आज के लिए रैप अप करेंगे और पढ़ाओ। अभी तो है टाइम। बताइए, शुड वी गो अहेड या शुड वी रैप अप? जल्दी बोलो, फिर डिसीजन लेने इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं लाइफ में डिसीजन लेने में। चलिए, आपने मना किया नहीं तो हम मानेंगे। एक वोट से बहुमत आपके पक्ष में नहीं, मेजॉरिटी इज अगेंस्ट यू। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कई बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी अगर आपको एन फैक्टर निकालना हो तो उसमें भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। KMnO4 का नाम जानते हैं? रेडॉक्स में खूब बैलेंसिंग करी होगी इसकी, है ना? तो KMnO4 के पास 3 मीडियम होते हैं। एक मीडियम होता है एसिडिक, एक मीडियम होता है बेसिक, और एक मीडियम होता है न्यूट्रल, या फिर इसको हम फेंटली एल्कलाइन बोल देते हैं, यानी कि स्लाइटली बेसिक बोल दिया जाता है। तो KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? Mn2+ के अंदर। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +7। निकाला हुआ समझे? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रखा है क्या इसका सबका? तो यहाँ 7 है, यहाँ कितना है? 2 है। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो इसका एन फैक्टर कितना आता है? 5। m क्या है? मोलर मास। e क्या है? इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास बाय 5 इज इक्वल टू इज इक्विवेलेंट मास। यही है ना? तो एन फैक्टर कितना है इसका? 5। क्यों? कैसे निकाला? यहाँ कितना है? 4। 7। यहाँ कितना है? 4। 2। डिफरेंस कितने का है? 5 का। एन फैक्टर 5 आ जाएगा। जब ये न्यूट्रल या फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम में जाता है, ये कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है? इसमें इसका चार्ज कितना आता है? 4। तो वहां कितना है? 7। यहाँ कितना है? 4। कितने का डिफरेंस है? तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा यहाँ? तो इक्विवेलेंट मास क्या आएगा? m/। समझ में आता है आपका? बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा ये? MnO4 टू नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। वहां कितना है? 7। डिफरेंस कितने का है? तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? m/1। समझ में आती बात? ये आपने रेडॉक्स में निकाला होगा ये इस तरीके का, नहीं निकाला है? बैलेंसिंग करी हुई तब करा होगा ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाले में। इंपॉर्टेंट है ये, काम आएगा अगले चैप्टर में भी। ये वाला इसका बता सकता हूँ? क्रोमियम का करेंगे, इसका करें, कर लिया वो नोट। देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस। यहां से यहां कितने का चेंज है? कितने क्रोमियम है?
एक के लिए चेंज कितने का है, तो 2 के लिए चेंज कितने का होगा, 6 से 3, 1 का चेंज कितने का है, 3, क्रोमियम कितने हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना आएगा, समझ में आती बात। ये हम सीखेंगे अगले चैप्टर में, थोड़ा सा और अच्छे से सीखेंगे इसको, यहाँ पे इतने काम का है नहीं, पर कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप लीजिए। ठीक है क्या, हम बोर्ड्स के लिए जो बुक पढ़ेंगे वो संजय सर वाली किताब है टारगेट 70/70, वही पढ़नी है, ठीक है। उसका नया एडिशन थोड़े दिनों में आ जाता है, फिर आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत